हेलो 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 दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आदित्य चौहान व्लॉग्स पे। ये अपना जो वीकली व्लॉग्स होता है जिसके अंदर मैं अपनी लाइफ शेयर करता हूँ उससे थोड़ा सा हटके होने वाला है, बिकॉज दिस वीडियो इज़ गोइंग टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो बहुत सारे जूनियर्स हमेशा पूछते रहते हैं। और मुझे भी ऐसा लगा कि मैंने थोड़ा शेयर करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो स्किल अपने इंजीनियरिंग के 4 साल में थोड़ी सी इम्प्रूव की है। तो अगर वो तुम लोग भी फर्स्ट ईयर से ही इम्प्रूव कर सको तो फिर प्लेसमेंट्स में तुमको और ज़्यादा में हेल्प होगी। अब टाइटल तो तुमने पढ़ लिया ही होगा, तो उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसको अपन ने 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और नीचे टाइम स्टैम्प्स भी आ रहे होंगे। तो तुम्हारा बहुत प्रीशियस टाइम जो तुम वैलो खेलने में लगाते हो वो बचाने के लिए सीधा आगे सेक्शंस पर भी जा सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि तुम सारे पार्ट्स देख लो ताकि तुमको एक कंटिन्यूटी में पता चले कि आज हम लोग किस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगले कुछ मिनट ज्ञान की बहुत ज़्यादा वर्षा होने वाली है, तो अगर तुमको याद रखने की दिक्कत हो मेरे जैसे तो एक पेन पेपर लेके बैठो, नहीं तो फिर फ़ोन में ऐसा नोट्स निकाल लेना। बाकी इस वीडियो के अपने टोटल 3 सेगमेंट्स है। पहले सेगमेंट में बताऊंगा कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, कितना मुझे टेक्निकल नॉलेज आता है, कितना नहीं। दूसरा है मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, कि मेरा इंटरव्यू में कैसा एक्सपीरियंस था, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे, क्या नहीं। और लास्टली इसमें से हम क्या आउटकम्स या फिर क्या लर्निंग्स डिराइव कर सकते हैं। एंड लेट्स गेट टू आवर वीडियो। तो मेरे बैकग्राउंड के अंदर अपन 2 चीज़ों के बारे में, 2 स्किल सेट्स के बारे में बात करेंगे। एक तो होगा अपना टेक्निकल स्किल सेट और एक होगा अपना सॉफ्ट स्किल्स। ठीक है, तो टेक्निकल स्किल्स की अगर बात करें तो बीइंग एन ICSE स्टूडेंट टिल 10th, तो हमें 8th स्टैंडर्ड में C++ हुआ करता था। अभी का मुझे करिकुलम पता नहीं, अभी चेंज हो गया होगा, बहुत कम किया है, मैंने ऐसा सुना है। तो हमारे टाइम पे 8th स्टैंडर्ड में हमको C++ हुआ करता था। 9th और 10th 2 साल मिला के जावा हुआ करता था। अब उसके अंदर बेसिक जो फाइल मैनेजमेंट है वही तक रहता था, उससे ज़्यादा डीप नहीं। लेकिन हाँ, इतना जो अभी कॉलेज में सिखाते हैं उतना ही था हमें भी तब। तो तब तो मेरा जावा से इंट्रोडक्शन हो गया, C++ से भी इंट्रोडक्शन हो गया। घर पे दीदी थी जो कि IT बैकग्राउंड में है, तो उनसे भी थोड़ा बहुत इंसाइट्स मिल जाता था कि कोडिंग कैसा है, क्या नहीं होता है, वो सब चीज़ें। तो वहाँ से तो अपनी शुरुआत हो गई। अब 11th-12th के अंदर थोड़ा गैप पड़ गया मेरी टेक्निकल स्किल्स के ऊपर, क्योंकि तब मैं JEE के लिए प्रिपेयर कर रहा था और उस ड्यूरेशन में मैंने थोड़ा और कोर्सेज भी एक्सप्लोर किए और एग्ज़ाम्स भी एक्सप्लोर की। जैसे तब मैं IELTS और SAT के लिए प्रिपेयर कर रहा था। ये दोनों इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट्स हैं जिसके थ्रू आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। तो तब मेरा प्लान ऐसा था कि कुछ बाहर बैचलर्स करने जाएंगे। तब ऐसा सीन नहीं था कि इंडिया में रुकना है, ऐसा सब तो वैसे प्लान्स थे। तो उसके लिए फिर मैंने IELTS की अच्छी से प्रिपरेशन करी। IELTS एग्ज़ाम भी दिया मैंने, उसमें डिसेंट स्कोर भी आया था। उसकी वजह से क्या हुआ कि थोड़ा इंग्लिश में अपना थोड़ा हाथ बैठ गया कि चल ठीक है भाई, ये बंदा इंग्लिश में थोड़ा अच्छी, मतलब मेरे को खुद को ऐसा हो गया था कि मेरी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी हो गई है। और साथ ही साथ फिर जिस स्कूल में मैं था, मैक्रोविजन एकेडमी, उसको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर था, वहाँ पे जो मेरा फ्रेंड का सर्कल था, हम लोग जो सेल्फ स्टडी के बाद में रात में खाना खाने के बाद बैठते थे, IELTS की ऐसे क्लासेस लगती थी हमारी, लेकिन साथ ही साथ मैं बाकी चीज़ें भी उनके साथ एक्सप्लोर करता था। फॉर एग्जांपल जैसे प्रांजल भार्गवा, विश्वेक मेठवानी और आदित्य सिंह, ये जो लोग हैं, आयुष सिंह सर, ये सारे लोगों ने फिर बहुत मुझे एक एक्सपोजर टाइप दिया। जैसे हमने इंटर्नशाला मैंने सीखा। सबसे पहले इंटर्नशाला नाम की कोई चीज़ होती है, ये मैंने 11th में ही पता चल गया था। फ्रीलांसर पे हम लोग करते थे, फिर कंटेंट राइटिंग की इंटर्नशिप्स करते थे। ये सब मुझे उनके थ्रू एक्सपोजर मिला। तभी फिर स्विफ्ट के बारे में पता चला, जो कि एक एप्पल की लैंग्वेज है, जो कि मेरा तब से गोल था कि मुझे सीखनी है और मुझे उसमें कुछ करना है, लेकिन ठीक है वो हो नहीं पाया। लेकिन हाँ, एक था एडवांटेज कि 11th-12th में फिर मेरा सॉफ्ट स्किल्स पे थोड़ा ध्यान इंप्रूव हो गया। जैसे इंग्लिश थोड़ी सी बेटर हो गई थी उसके बाद में, और जो ये एक्सपोजर मिल रहा था कि इंटर्नशिप्स क्या होती है, इंटर्नशिप्स कैसे मिलती है, कौन से प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, फिर उसके लिए स्किल्स क्या क्या रिक्वायर होती है, ये सब चीज़ें फिर मैं तब थोड़ा सीखने चालू कर दिया था। फिर बात आती है अक्टूबर 2021, जब हमारा JEE एडवांस्ड ख़त्म हो गया था। एग्ज़ाम दे के जस्ट फ्यू डेज़ बाद में जो अपनी खास दोस्त है भाग्यशा, उसने बोला कि चल भाई अपन ना जावा का कोर्स करते हैं, क्योंकि आगे इंजीनियरिंग ही करनी है। हाँ, एक चीज़, तब जो लॉकडाउन लग गया था तो उसकी वजह से मेरा बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि जो भी करेंगे इंडिया में ही करेंगे, तो वो एक चीज़ है। फिर हमने फिर जावा का कोर्स चालू किया। उसके अंदर फिर इधर ही मनोज सर थे हमारे, जिन्होंने हमें 10th तक सिखाया था, वही एक्स्ट्रा से क्लासेस भी लेते थे। तो उधर हमने जावा का फुल स्टैक कोर्स कर लिया, जिसके अंदर विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन, फिर जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं वो सब बनाना हमने तब सीख लिया था। क्योंकि तब पता नहीं था क्या करना है, बस इतना पता था कोडिंग में करना है, तो हमने उतना करके रख लिया था। अब ये हो गया वापस टेक्निकल स्किल सेट्स की बात।
अब फिर वापस से जब कॉलेज चालू हुआ तो मैं फिर से थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर्स में थोड़ा क्या मतलब पूरा ही इन्वॉल्व हो गया था एक्स्ट्रा करिकुलर्स में, जैसे कमिटीज़ में काम करना, इवेंट्स वगैरह कंडक्ट कराना, ये सब चीज़ों में था मैं। तो उसकी वजह से वापस से कोडिंग को इतना हाथ नहीं लगा पाया जितना मैं JEE एडवांस के बाद जो टाइम पीरियड था कॉलेज मिलने तक और एग्ज़ाम देने के बाद से, उस ड्यूरेशन में जितना मैं कंसिस्टेंट था उतना तो अभी तक भी नहीं हूँ मैं। तो वो ड्यूरेशन में अच्छा खासा अपना बेस बन गया था। कॉलेज में आया, फिर सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में लग गया, फिर ये व्लॉगिंग भी चालू हो गई, जिसकी वजह से सॉफ्ट स्किल्स मेरी थोड़ी और इम्प्रूव हो गई, क्योंकि कैमरा के सामने बात करते करते वो जो ये होता है कंफर्ट जोन के बाहर निकलना, या फिर इसी को अपना कंफर्ट जोन बना लेना कि अच्छा ठीक है कि आप कैमरा के सामने भी बात कर सकते हो, और जिसकी वजह से फिर आपको स्टेज पे भी खड़ा कर दिया एक टॉपिक जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है, तो आप बोल सकते हो, आप घबराओगे नहीं। तो ये चीज़ एक थोड़ी मिलनी चालू हो गई, कॉन्फिडेंस आ गया, चीज़ें कन्वे करते आने लग गई जो कि पहले नहीं आती थी। मतलब पहले ऐसा 11th-12th में एक्चुअली एक सीन भी था कि मैं थोड़ा डिप्रेशन वगैरह में चले गया था, तो जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस बहुत ही गिर गया था एकदम कि पूरा ज़मीन के नीचे। लेकिन वो कॉलेज में आने के बाद थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो गया, और व्लॉगिंग के साथ और इवेंट्स की वजह से थोड़ा और एक्सपोजर हो गया, टीम के अंदर काम कैसे करना, टीम कैसे मैनेज करना, ये सारी चीज़ें फिर मैं सीखते गया साइड बाय साइड। अब जैसे पूरे 8 सेमेस्टर्स में कुछ कोडिंग वगैरह भी होती है अपने को, तो सी सीखी, फिर उसके साथ में फिर बीच में ऐसी टाइम पास के लिए मैंने सोचा कि फ्रंट एंड भी एक्सप्लोर करके देखते, लेकिन वो कभी जमा नहीं। तो C++ होके रखी थी, इसके लिए सी ईजी गई, सी अपने सेमेस्टर में कवर हो गई थी। जावा वापस से एक बार आ गई, जावा कर लिया अपन ने, पाइथन कर लिया। फिर उसके बाद में 2nd-3rd ईयर में थोड़ा AI/ML भी एक्सप्लोर किया, उसके अंदर भी थोड़ा बहुत काम करते रहे। अभी फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट भी किया तो वो भी AI/ML बेस्ड ही था। लेकिन करते करते 3rd ईयर के एंड तक मैं क्लाउड से इंट्रोड्यूस हुआ, और क्लाउड मुझे अच्छा लगने लगा। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि यार करेंगे तो इसके अंदर ही कुछ करेंगे, और फिर वहाँ से मेरे को अभी जो मेरा करियर गोल है वो मिला, जो कि है क्लाउड के अंदर भी अभी मैं सीख रहा हूँ, अभी बहुत नया हूँ मैं। और फ़िलहाल अगर पूरा समअप करें कि मेरे टेक्निकल स्किल्स क्या क्या है, तो टेक्निकल स्किल्स के अंदर मुझे जावा आती है, अभी ब्रश अप नहीं हुआ है तो फिर थोड़ी थोड़ी भूल गया हूँ, लेकिन हाँ मैं बोल सकता हूँ जावा अगर मैं 1 हफ्ता दोगे तो बहुत अच्छे से वापस से प्रिपेयर कर लूँगा और उसमें डेवलपमेंट कर सकता हूँ। उसके बाद पाइथन आ जाती है, यूज़ करते हैं उसमें जो नमपाई, पांडा, जितनी भी मेन लाइब्रेरी है, scikit-learn वगैरह, ये सब चीज़ें मैं अच्छे से यूज़ कर लेता हूँ। बात आती है C++ की, तो उसमें बेसिक कोडिंग जम जाती है। AI/ML के अंदर जो CNN वगैरह उसकी थोड़ी बहुत कोडिंग कर लेता हूँ मैं, मतलब वही ChatGPT से करके, लेकिन कोड समझ जाता है मुझे कि अच्छा ठीक है यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और फिर मैं उसको थोड़ा फाइन ट्यून भी कर लेता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और क्लाउड में अभी कुछ AWS की बेसिक सर्विसेज कन्फिगर करना आती है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट उसके ऊपर करके रखा है, तो उतना है मेरा। सॉफ्ट स्किल्स की बात करें तो उसके अंदर पब्लिक स्पीकिंग बोल सकते हो, उसके बाद में टीम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस भी है थोड़ा, इतना नहीं है लेकिन हाँ बात करते टाइम थोड़ा हो जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स बोल सकते हो, हाँ ठीक ठाक है, सब इंटरमीडिएट ही है। ऑल्दो मैं कोई ऐसा बहुत बड़ा पब्लिक स्पीकर तो नहीं हूँ कि एकदम परफेक्ट रहेगा, लेकिन हाँ अभी के हिसाब से ठीक ठाक है। ना मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जो था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो इंटरव्यू तक कैसे पहुंचा पहले वो बात करेंगे, फिर कैसा गया उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इंटरव्यू का ऐसा सीन था कि कैंपस सिलेक्शन, ऑन कैंपस कंपनीज आ रही थी, मैं किसी को अप्लाई करता था, किसी को अप्लाई नहीं करता था, पैकेज दे। वो सबका होता है ना कि भाई बड़े पैकेज के लिए अप्लाई करेंगे, छोटी कंपनीज को तो हाँ मैं देखूंगा भी नहीं। वैसा ही मेरा पहले थोड़ा एटीट्यूड था, तो कंपनीज आती थी मैं अप्लाई नहीं करता था। लेकिन एक फ्रेंड ने फिर मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि तू करिए अप्लाई, तो फिर मैंने जो भी कंपनी मुझे लगी उसके लिए फिर मैंने अप्लाई किया। अब मैं बता नहीं सकता मैं नाम ले सकता हूँ कि नहीं, तो अगर मैं नाम ले सकता हूँ तो मैं यहाँ नीचे डाल दूंगा मेरी कंपनी का नाम, लेकिन इफ़ आई एम नॉट अलाउड तो अपन नाम नहीं लेंगे कंपनी का। लेकिन ऐसा समझो कि MNC है, अच्छी खासी बड़ी कंपनी है, और इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज़ के अंडर वो आती है। तो ऐसा वो कंपनी है जिसके अंदर मेरा प्लेसमेंट हुआ है। तो वो कंपनी जब आई, उसके पहले भी एक कंपनी थी जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था, स्टार्टअप सी थी, उसमें सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन वो कंपनी ही बंद हो गई, तो उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये जो कंपनी जब आई तो ये मेन मतलब SAP के ओरिएंटेशन से, मतलब SAP के व्यूज़ से आई थी, क्योंकि SAP डेवलपर्स चाहिए, और मैंने SAP का फुल फॉर्म भी मेरे को पता नहीं था इंटरव्यू के पहले। तो मेरे को लगा यार इसमें क्या ही रहेगा, लेकिन उसमें मॉडर्नाइजेशन का क्लाउड से थोड़ा रिलेटेड था, तो मैं बोला कर ही लेते, और दोस्त ने भी इंसिस्ट किया था कि तू कर, तो कर लिया अपन ने अप्लाई। अब अप्लाई कर दिया, जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन पहले प्री प्लेसमेंट टॉक हुई, उसके बाद एक एप्टीट्यूड की टेस्ट हुई। टेस्ट तो अपन ने अच्छे से निकाल दी, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ के रखा है, मतलब एप्टीट्यूड निकल जाता है मेरे से, ऐसा मेरे को अलग से पढ़ना नहीं पड़ता। बस हाँ जो बेसिक फार्मूलाज वगैरह होते हैं मैथमेटिक्स के उतना पढ़ना पड़ता है, बाकी लॉजिकल रीजनिंग वगैरह वो सब अपने से हो जाता है। तो वो भी टेस्ट अपन ने अच्छे से कर दिया।
उसके बाद सेकेंड राउंड था उनका GD, ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन राउंड भी मेरा अच्छे से ही गया, उसमें ज़्यादा दिक्कत आई नहीं क्योंकि टॉपिक बहुत ईजी मिल गया था। और थोड़ा GD का एक्सपीरियंस था, थैंक्स टू आवर कॉलेज, उन्होंने सॉफ्ट स्किल्स वगैरह अरेंज करवाए थे। हाँ भाई वो करना चाहिए, ठीक है, बच्चे गाली मारते हैं लेकिन करना चाहिए। तो उसकी वहाँ पे मेरे को हेल्प हुई कि GD पहले से कर रखा था तो आइडिया था कैसे करना है, क्या करना है, उसमें प्लस पॉइंट्स किधर होते हैं, क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है, छोटी छोटी जो चीज़ें होती है जो नोटिस करते वो लोग, उसमें हेल्प हो गई। GD भी बहुत अच्छे से गया अपना। उसके बाद में अपन इंटरव्यू के लिए भी शॉर्टलिस्ट हो गए। अब देखो मेरा ऐसा था ना कि मेरा ऐसा प्लान नहीं था कि बस प्लेसमेंट ये चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अपन तो सातवें आसमान में, अरे ये छोटी कंपनी में नहीं बैठेंगे तो बड़ी कंपनी में बैठेंगे, इसमें लगा नहीं लगा टेंशन ही नहीं। तो मैं एकदम ही चिल था इंटरव्यू के पहले भी कि अपने को प्लेसमेंट से टेंशन ही नहीं, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, इंटरव्यू का अच्छा एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ेंगे। तो फिर मैं उसी कॉन्फिडेंस में था, मैंने ज़्यादा कुछ प्रिपेयर भी किया नहीं था, बस जो मेरा रेज्यूमे था, CV वगैरह, वो अच्छे से पढ़ के गया था कि अगर उसमें से कुछ छोटा पॉइंट उन्होंने पूछ लिया उठा के तो फिर वो अपन आंसर कर सके। तो उतना बस मैं पढ़ के गया था और बाकी तो मैं चिल ही था। अब इंटरव्यू के अंदर चीज़ ऐसी हुई कि जो इंटरव्यू लेने आए थे वो कंपनी के थोड़े एक एल्डर, मतलब सीनियर एग्जीक्यूटिव बोल सकते हो कि बहुत बड़ी पोजीशन के थे। 20-25 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाले जो बंदे होते हैं कंपनी के अंदर, वो आए थे। तो इट वाज नॉट जस्ट एन टेक्निकल इंटरव्यू, इट वाज मोर लाइक टेक्निकल प्लस HR इंटरव्यू, क्योंकि फिर उनको 20-22 साल में यार बंदा पहचानना उनको आ ही जाता है, तो वो काइंड ऑफ HR इंटरव्यू ही था। तो इंटरव्यू के लिए जब मैं गया तो सबसे पहले हम लोग साथ ही में एंटर किए क्योंकि सर को कुछ काम था तो वो भी बाहर थे। तो हम जैसे ही एंटर किए फिर सर ने ऐसे बैठते बैठते रेज्यूमे देखा कि आदित्य चौहान पढ़ा हूँ। बोला यस सर। तो उन्होंने बोला फर्स्ट क्वेश्चन था उनका, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो फिर मैंने उसका आंसर किया कि आई एम आदित्य चौहान, दिस फ्रॉम दिस दैट, जो भी है, माई हॉबीज़ आर दिस। और मैंने वहाँ पे एक सटली ऐसे लाइन मेंशन कर दी कि आई नो AWS, और ऐसा कुछ तो भी था कि मुझे आता है AWS, ऐसा मैंने कुछ बोला था। तो उस पर उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि भाई AWS इतनी वास्ट चीज़ है क्लाउड के अंदर, लोगों को इंडस्ट्री के अंदर 6 से 7 साल लग जाते हैं पूरा सीखने के लिए, और तू कह रहा है तुझे AWS आता है। तो मैंने बोला सर, मैं उधर थोड़ा सा सहम गया था कि भाई ये बंदा ऑफेंड जैसा ही हो गया, लेकिन मैं बोला सर आई नो क्लाउड बहुत वास्ट है, इसके अंदर आर्किटेक्चरिंग, डेवऑप्स, सिक्योरिटी, ऑपरेशंस, ये सब चीज़ें आती है और एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स भी बहुत लेंदी है पूरा सीखने के लिए। लेकिन मेरा इंटेंशन ये बोलने से कि मुझे AWS आता है इज़ दैट कि मुझे अभी एंट्री लेवल जितना नॉलेज होना चाहिए AWS के बारे में उतना मुझे आता है। नो डाउट जब आप मुझे एक अपॉर्चुनिटी दोगे और जब मैं इंडस्ट्री में एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाऊंगा, वहाँ पर काम करूँगा, तो मुझे और सीखना ही पड़ेगा। अभी लर्निंग पर्सपेक्टिव से मैं इतना अच्छा सीख नहीं पाऊँगा। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, वो उनको थोड़ा सेटिस्फैक्टरी लगेगा, अच्छा ठीक है भाई। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर्विसेज मुझे एक्सप्लेन करो। तो मैंने बोला सर कौन सी सर्विसेज? तो उन्होंने बोला EC2 ये सर्विस मुझे आप एक्सप्लेन करो। तो मैं बोलने गया कि EC2 एक AWS की सर्विस है विच इज़ यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग कंप्यूटेशनल पावर। तो सर ने बोला भाई देख मेरे को ये सब नहीं पता, कंसिडर आई एम अ 7th स्टैंडर्ड किड एंड नाउ एक्सप्लेन टू मी। तो फिर मैंने उस वे में फिर एक्सप्लेन किया कि अच्छा ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एडिशन करवाना है 2+2 का एक प्रोग्राम के थ्रू, तो आप पहले प्रोग्राम लिखोगे कि पहला नंबर इनपुट करो, फिर दूसरा नंबर इनपुट करो, और फिर तीसरे नंबर के अंदर A+B करके आप एडिशन करते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। और जब आपको ये रिमोटली करना पड़ता है तो आपको एक एनवायरनमेंट लगता है ये कोड एग्जीक्यूट करने के लिए, और वो एनवायरनमेंट जो है वो आपको EC2 प्रोवाइड करवाता है। तो ऐसा मेरा थोड़ा बहुत आंसर था, एग्जैक्ट ये आंसर नहीं था लेकिन हाँ यही लाइन्स पर था, और मैंने ऐसे ही एक्सप्लेन किया। तो उनको वो भी बहुत अच्छा लगा कि अच्छा ठीक है भाई इसने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है, मतलब तुमको क्लाउड में ही कंटिन्यू करना है कि तुम और कुछ देख रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो। तो फिर मैंने उस पर आंसर किया कि सर फिलहाल तो 4 साल के अंदर इंजीनियरिंग के मैंने एक्सप्लोर किए बहुत सारी चीज़ें, एंड नाउ आई हैव केम टू क्लाउड कि अच्छा ठीक है मैं क्लाउड कर सकता हूँ। और अभी फिर जब इंडस्ट्री में जाने के बाद आप लोग मुझे अपॉर्चुनिटी दोगे क्लाउड पे एक्चुअली काम करने के लिए, तब मुझे पता चलेगा कि अच्छा ठीक है क्लाउड में एग्जैक्टली होता क्या क्या है। फिर मुझे और पता चलेगा कि इसमें मैं कर सकता हूँ कि नहीं। फिर अगर उसमें SAP के भी अगर फिर उसमें आप मुझे कोई अलग डोमेन में भी डालते हो और मुझे वो भी सीखना पड़ता है तो मैं वो भी सीख के एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि उन्होंने PPO में एक लाइन मेंशन करी थी कि यूथ्स आर वेरी, मतलब ऐसा था वो कि यूथ आर वेरी फ्लेक्सिबल, कि आप उनको जिस वे में चाहिए उस वे में ढाल सकते हो। तो फिर मैंने वो लाइन नोट करके रखी थी PPO में, प्री प्लेसमेंट टॉक में, PPO नहीं सॉरी।
तो फिर मैंने लिख के रखी थी और फिर मैंने वही लाइन उन्हीं को चेप दी कि सर एज यू हैव मेंशन्ड अर्लियर टुडे कि वी यूथ्स आर लाइक वी आर फ्लेक्सिबल, सो आप हमें जिस वे में चाहिए उस वे में ढाल सकते हो। तो मैं इस वे में आंसर कर रहा था कि अगर आप मुझे हायर करते हो उसके बाद में क्या मैं करूँगा। तो मेरे आंसर वैसे ही थे कि फिर जब आप मुझे एक अपॉर्चुनिटी देते हो अगर, और फिर आप मुझे कोई एक नई सॉफ्टवेयर में भी डालते हो, तो मैं तो सीखूंगा उसको अच्छे से, एंड इफ़ आई रियली लाइक इट मोर ओवर क्लाउड तो देन आई विल शिफ्ट टू इट। बट राइट नाउ आई एम ओपन टू एनी न्यू टेक्नोलॉजी टू एक्सप्लोर एंड टू लर्न बिकॉज दिस इज़ माई लर्निंग फेज। तो फिर मैंने ऐसा बोला और फिर फ्यूचर का उन्होंने बोला तो मैं बोला सर फिर एक्सप्लोर करूँगा, फिर जो अच्छा लगे इंडस्ट्री में फिर वो आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद फिर उन्होंने कुछ एकदम क्विकली मुझे और सर्विसेज के बारे में पूछा कि अच्छा ठीक है S3 क्या करती है स्टोरेज के लिए, फिर और दूसरी सर्विसेज लैम्बडा वगैरह ये सब क्या क्या करते हैं ये सब के बारे में पूछा। एंड देन दे वेंट टू सम पर्सनल क्वेश्चन जिसमें उन्होंने फिर फैमिली डिटेल्स पूछी, घर पे कौन है कौन नहीं है, फिर आप रीलोकेशन के लिए कंफर्टेबल हो क्या, फिर आईटी में आपके घर से कोई काम करता है क्या, तो मैंने बोला हाँ मेरी दीदी काम करती है। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है वो कौन सी कंपनी में काम करते हैं, कौन से डोमेन में काम करते हैं, ये सारे पर्सनल क्वेश्चंस पूछे। तो मेरा इंटरव्यू तो शॉर्ट था लेकिन अच्छा गया, मतलब मेरी लाइफ का मैंने अभी कुछ 6-8 इंटरव्यू दे चुका हूँ मैं, उसके अंदर से मेरा ये वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज़ मैं बोल सकता हूँ। शॉर्ट था, सिंपल था और इसी इंटरव्यू के बेसिस पे उन लोगों ने मुझे सिलेक्ट किया। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो कि इसके अंदर से हम क्या सीख सकते हैं, क्या लर्निंग्स डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, इंटरव्यू में जाने से पहले मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा काम था क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशंस कोई चीज़ की नहीं थी कि मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कैसा जाएगा क्या जाएगा। मैं चिल था कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, नहीं भी हुआ तो अपन कुछ सीख के ही जाने वाले, और हो गया तो अच्छी बात है। तो इसके लिए मेरा दिमाग बहुत काम था जिसकी वजह से आंसर्स में अच्छे से आंसर कर पाया और ज़्यादा पैनिक नहीं हुआ। तो सबसे पहली चीज़, कभी भी शांत रहो भाई, टेंशन नहीं लेना, जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ थी कम्युनिकेशन। अब इट इज़ एक्सपेक्टेड टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश बिकॉज इट इज़ अ वेरी फॉर्मल सेटिंग, बट जब इंटरव्यूअर थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, जब आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा ठीक है ये थोड़ा कंफर्टेबल है अगर मैं हिंदी में भी कंटिन्यू करूँ, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि इंग्लिश इज़ नॉट सबकी फर्स्ट लैंग्वेज। हम, मेरी भी तो फर्स्ट लैंग्वेज है नहीं कि मैं उसी में बहुत फ्लुएंटली बात कर सकूँ, ऑल्दो आती है अच्छे से इंग्लिश, बट स्टिल क्योंकि जब अपने को कुछ एक टर्म एक्सप्लेन करना होता है और वो इंग्लिश में नहीं कर पाते तो फिर अपने लिए बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि अपन इंग्लिश में ही कंटिन्यू करते हैं। मेरा ऐसा होता है कि अगर मुझे आपने कोई चीज़ पूछी है ऑल्दो इन इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश में ही बताऊंगा, बट इफ़ आई थिंक कि अच्छा ठीक है इसके बाद मेरे पास इमीडिएटली वर्ड्स नहीं मिल रहे, मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और मेरा पॉज आ सकता है आंसर के अंदर, तो फिर मैं पॉज ना लेते हुए सीधा हिंदी में शिफ्ट कर जाता हूँ बिकॉज आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी। मतलब मराठी में भी हूँ लेकिन हिंदी में इज़ ओके कि हिंदी में समझ सकते हैं अपन, तो फिर मैं हिंदी में कंटिन्यू करता हूँ। मेरा गोल क्या होता है, मेरा गोल इंग्लिश में बात करना नहीं होता, मेरा गोल होता है कि मैं इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई कर सकूँ मेरे आंसर के साथ, कि जो उसने पूछा है और उसको जो एक्सपेक्टेड आंसर है वो मैं दे रहा हूँ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इन एनी लैंग्वेज आई यूज। तो सेकेंड थिंग आप कर सकते हो ट्राई, मतलब करना तो नहीं चाहिए लेकिन एक क्या बोल सकते हैं इनफॉर्मल एडवाइस कि जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें कंटिन्यू कर लेना, रुकना नहीं, क्योंकि रुकने से ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है इसको आता नहीं है या फिर कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन जब आप भले ही लैंग्वेज शिफ्ट करके आप कंटिन्यू करते हो बोलना, तो आप में एक अलग इम्पैक्ट दिखता है आपके आंसर में। थर्ड चीज़ जो मैंने की, कोई भी आंसर, वैसे तो उन्होंने भी बोला था एक क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा फ्रेम ही कर दिया था कि आप टेक्स्ट बुक डेफिनेशन मत दो, सीधा सीधा 7th स्टैंडर्ड के बच्चे को एक्सप्लेन करो। तो यही चीज़ हर क्वेश्चन में रखनी है कि आपको अगर वो कोई भी आंसर पूछते तो आपको टेक्स्ट बुक डेफिनेशन नहीं देनी है, फोटोसिंथेसिस, मतलब कोई भी एग्जांपल ले लो जिसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन पता है आपको, उसको वैसा का वैसा नहीं देना है, उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। अभी मेरे को एग्जांपल याद नहीं आ रहा है कोई एक सा, तो फिर मैं बता देता नहीं तो, लेकिन तुम समझ जाओ अभी मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थर्ड टेक अवे इज़ कि तुमने टेक्स्ट बुक डेफिनेशन नहीं देना है, टेक्स्ट बुक आंसर्स नहीं देने हैं, अपने ओन वर्ड्स में अच्छे से एक्सप्लेन करके बोलना है। चौथी चीज़ है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट रहो। इसका मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें किसी चीज़ का आंसर आता है तो शांति से एक्साइटेड होके नहीं देना है, दैट शोज ओवर कॉन्फिडेंस या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हाँ, अगर तुम्हें आंसर आता है तो तुम एकदम एक्साइटेडली बोलते हो तो वो भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करता है, क्योंकि इट मीन्स दैट तुम्हें बस उसी का आंसर आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा कामली पहले सुन के लेना इंटरव्यूअर को और फिर शांति से कॉन्फिडेंटली आंसर करना। सेम थिंग, अगर तुम्हें आंसर नहीं भी आता है तो उनको सीधा सीधा बोलना कि मुझे ये इस बारे में आंसर नहीं आता है,
क्योंकि झूठ बोल के मतलब नहीं है, फंसोगे, गलत इंप्रेशन गिरेगा। हाँ, अगर तुम्हें आधा नॉलेज है वो चीज़ के बारे में तो तुम डाइवर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने पूछा व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, लेकिन तुम्हें ऑब्जेक्ट नहीं पता, तुम्हें क्लास पता है, तो तुम बोल सकते हो कि सर आई डोंट हैव एनी एग्जैक्ट नॉलेज अबाउट ऑब्जेक्ट्स बट रिलेटेड टू इट विच इज़ क्लास, उसके बारे में मुझे थोड़ा पता है, मैं थोड़ा पढ़ के आया हूँ, तो इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू आंसर अबाउट इट। वो अग्री करता है तो वो सुन के लेगा, नहीं तो फिर बोलना कि सॉरी सर, देन आई डोंट नो द आंसर फॉर व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। ऐसा बोल के कर लेना। जितना आता है उतना बोलना, नहीं आता है तो फालतू का अरे यार वो तो याद आ रहा है, ऐसा नहीं करना उसके सामने, गलत इंप्रेशन गिराता है ये। लास्ट चीज़ जो कि कंसिडर्ड होती है कि तुम्हें पता ही हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार पता ही देता हूँ, जो कि है अपीयरेंस वगैरह, कि तुमने अच्छा ड्रेस करके जाना, शूज़ अच्छे पॉलिश्ड होने चाहिए, बाल बराबर होने चाहिए, फिर पोस्चर अच्छा होना चाहिए, बैठने से पहले पूछो कि मतलब पहले तो बैठना ही नहीं होता, पहले मे आई कम इन वगैरह बोलना, फिर विश करना, फिर बोलने के बाद बैठना, बैठने के बाद थैंक यू बोलना, हमेशा एक छोटी सी स्माइल रखना, ऐसे खीखी खीखी भी हंसना नहीं है और ऐसे नर्वस भी नहीं होना है, लेकिन एक कॉन्फिडेंट सी जो स्माइल होती है छोटी सी वो रखनी, जिससे एक थोड़ा अच्छा लगता है इंटरव्यूअर को भी। एंड वन मोर थिंग, कि जैसे वो पूछते हैं तुमको कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, तो उसमें भाई तुमको कुछ लगे तो पूछ सकते हो, मतलब जेन्युइनली अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चंस है तो वहाँ पे पूछ लेना। और मैंने ऐसा सुना भी है कि मतलब बहुत सारे लोग ये भी रेकमेंड करते हैं कि तुम ये भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि सर अकॉर्डिंग टू माई इंटरव्यू व्हाट डू यू थिंक विच आर द रीजन्स आई कैन इम्प्रूव मोर ऑन, मतलब समझ रहे हो तुम, ये चीज़ पूछ सकते हो। मैंने पूछ के देखी थी, लेकिन उन्होंने मुझे सीधा सीधा बोल दिया कि हम आपको रिजल्ट में ही बताएंगे, तो वो मेरे साथ तो वर्क नहीं करी, मैंने ट्राई करके देखी थी, तो लेकिन तुम कर सकते हो, क्योंकि इट इज़ गुड, कंसिडर्ड गुड कि तुम पूछ रहे हो क्वेश्चंस, मतलब सामने वाले को भी लगता है कि अच्छा ठीक है ये इंटरेस्टेड है जेन्युइनली। तो ये सारी चीज़ें जो हमने डिराइव करी मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे से। अब पूरे वीडियो का कंक्लूजन कि मेरा सजेशन क्या रहेगा, मेरा सजेशन ये रहेगा कि ऑल्दो तुम्हें टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन तुम्हें कम्युनिकेशन पे काम करना है, ताकि तुम जो तुम्हें आता है वो बता सको। क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि टेक्निकली बहुत अच्छे स्किल्ड है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, वो बोल नहीं पाते वहाँ पे, या फिर सहम जाते हैं, घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत गलत इंप्रेशन गिरता है। तो ये नहीं होना चाहिए, यानी कि टेक्निकल नॉलेज ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ इक्वली कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशंस, ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। और मेरा टेक्निकल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब ठीक ठाक ही है, लेकिन ड्यू टू मैं थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंट कर पाता हूँ चीज़ें, मतलब थोड़ा लीपा पोती जो बोलते हैं अपन अपनी भाषा में, कि लीपा पोती करके मैं बोल पाता हूँ, इसकी वजह से फिर वो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन गिरता है। तो मैं ऐसा नहीं सजेस्ट करूँगा कि तुम लीपा पोती करके ही बोलो, लेकिन बस ये बोलूँगा कि कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन, ये दो चीज़ें हैं जो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ तुमको कि ये होनी ही चाहिए। ये चीज़ें तुमको कोई सिखाएगा नहीं, ये प्रैक्टिस से ही आएगी। ये तुमको बार बार स्टेज पर आना पड़ेगा, स्टेज फियर को मैनेज करना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ेगी, इसी से आएगा। इंग्लिश भी मैं बोलूँगा कि मैंने ऑल्दो सजेस्ट किया है कि जो लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट हो उसमें करो, लेकिन वो लास्ट बैकअप के लिए रखना वो ऑप्शन। पहले इंग्लिश पर ही काम करो, क्योंकि इंग्लिश के बिना आजकल इंडस्ट्री में काम चलता नहीं है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स अभी अपने एक वीडियो कॉल दूर पर रहते हैं, उनसे कम्युनिकेशन करना पड़ता है, तो वहाँ पर इंग्लिश लगती है, वहाँ पर कम्युनिकेशन लगता है। तो वो चीज़ पे तुमको फोकस करना है, मतलब करना ही है। अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो और अभी देख रहे हो तो अभी से काम चालू करो। सेकेंड ईयर से हो, अभी तक नहीं किया, अभी भी टाइम है अपने पास। थर्ड ईयर वाले भी अभी भी कर सकते हो, 6 महीने में भी तुम पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो खुद का। बस तुम्हारा उतना डेडिकेशन होना चाहिए। जैसे डीएसए के लिए कैसे 3-4 महीने अपन दे देते, एकदम शिद्दत से करते, बस वैसा ही अपने को खुद के कम्युनिकेशन पर भी देना है। क्योंकि क्या चीज़ है, टेक्निकल स्किल्स तुम आज कुछ टेक्नोलॉजी है वो तुम सीख लोगे, कल कुछ नई टेक्नोलॉजी है कि वापस सीखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तुम कम्युनिकेशन आज नहीं सीखोगे तो तुम्हें आगे जाके दिक्कत आएगी। क्योंकि बोलते हैं ना, जैसे वो चीज़ सही भी है कि जैसा सर ने भी मेंशन किया था कि यंग लोग आर मोर फ्लेक्सिबल एंड दे आर मोर एंड दे टेंड टू लर्न थिंग्स मच क्विकर देन ओल्डर पीपल। तो जितना जल्दी सीख लोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो बस ये था वीडियो भाई अपना। बहुत सारे जूनियर्स हमेशा पूछते रहते थे सर एक्सपीरियंस शेयर करो, तो मैंने सोचा कि एक बार का वीडियो बना के डाल ही देते हैं, कुछ चेंज भी हो जाएगा अपने नॉर्मल ब्लॉग्स की जगह पे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो भाई, कुछ नया ट्राई किया तुम्हारे भाई ने। कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगा तुमको ये वीडियो।
कुछ नए सजेशंस हो, कुछ ऐसे टॉपिक्स जिस पर मैं और आगे वीडियो बनाऊं, या फिर तुम चाहते हो कि सर इस पे बारे में भी कुछ बोलो, इसके बारे में कुछ बना, तो कमेंट्स तुम्हारा ही है भाई, दिल खोल के कमेंट करो कि इस बारे में उस बारे में अपन हर चीज़ के बारे में वीडियो लाएंगे। और ये फॉर्मेट भी अच्छा लगा हो तो उसके बारे में भी एक कॉमेंट डाल ही देना कि सर वीडियो अच्छा लगा या फिर ये फॉर्मेट अच्छा लगा। नहीं भी लगा तो वो भी डाल सकते हो। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लेना। मिलता हूँ आपसे फिर नए ब्लॉग में। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।